आज हम चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। हम इस क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का एक फिगर बनाते हैं। तो इसका फिगर कैसा है पहले आप उसको समझ लीजिए। कह रहा है कि हमारे पास एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। उसके बाद कह रहा है कि जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। तो अर्धगोले पर आरोपित है तो इसका मतलब पहले आपका अर्धगोला बनेगा। तो अर्धगोला पहले आप बना लीजिए। तो इस प्रकार से पहले हम एक अर्धगोला बना लेते हैं। ये हो गया हमारा अर्धगोला। अर्धगोले का ऊपरी सिरा गोल होता है, तो ये हमारा गोल है, आप देख सकते हैं। और इसमें कहा गया है कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। तो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। इसके ऊपर आरोपित क्या है? इसके ऊपर आरोपित है एक शंकु। तो अब आप एक शंकु बना लीजिए। ये है एक शंकु है और शंकु को क्या कहा गया है कि ऊंचाई जो है वो 120 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई का मतलब ये ऊंचाई कितनी है? 120 सेंटीमीटर है। तो 120 चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेंटीमीटर नीचे लिख देता हूँ। ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और इसकी भी त्रिज्या जो है वो 60 सेंटीमीटर है। ये जो शंकु है, इस शंकु की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर और इस शंकु की त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर। और ये जो शंकु है वो एक अर्धगोले पर आरोपित है, जिसमें कि जो अर्धगोला है उसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में कहा गया है। और ये जो है किसी ठोस के अंदर रखा गया है। वैसे तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको देखने में क्या लग रहा है? ये एक ठोस है, इसको आप ठोस कहेंगे। अब अगर इस ठोस को उठा के किसी बेलन के अंदर रख दिया जाए, क्वेश्चन में कहा गया है कि इस ठोस को, यानी कि ये आपका क्या है? ठोस है। क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें उसको समझ के उसकी बात को समझना है, तब जाके इसका फिगर बनेगा। क्योंकि इसमें थोड़ा सा उसने घुमा के बोला है कि मतलब यहाँ पर एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। और ये जो शंकु है वो किसके ऊपर आरोपित है?
अर्धगोले पर आरोपित है और अर्धगोले की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। अब ये पूरा एक ठोस है। अब कह रहा है कि इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबे वृत्तीय बेलन में इस प्रकार से इधर डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। अब इसको उठाओ और एक बेलन में रख दो, एक बेलन में डाल दो। तो अगर आप इसको एक बेलन में डाल देंगे तो आपका फिगर कैसा बनेगा, इसको आपको अब इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप इसको किसके अंदर रख रहे हैं, बेलन के अंदर रख रहे हैं। तो इसके फिगर को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब आप इसको एक बेलन में रख रहे हैं क्योंकि ये आपका ठोस है। जब आप इसको बेलन में रख देंगे तो इसका फिगर इस प्रकार से बन जाएगा, जैसा मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से ये बन जाएगा। ये फिगर आपका बन गया। और इस ठोस को आपने किसके अंदर रखा है, एक पानी से भरे हुए बेलन के अंदर। तो अगर इसके अंदर पानी भरा हुआ है तो उस पानी की मात्रा को अगर आप दिखाना चाहते हैं कि इसके अंदर पानी है तो उस पानी को छायांकित करके दिखा दीजिए कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। छायांकित करके मैं उस पानी को दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर जो रखा है वो पानी है। जब आप इस ठोस को इस पानी से भरे हुए बेलन में रखेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर का जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा। ये भी आपको समझना है। इस प्रकार से इसके चारों तरफ मैंने जो छायांकित किया है वो क्या है, पानी है। जब आप इस ठोस को इसके अंदर रख देंगे तो इसका पानी बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबे वृत्तीय बेलन में इस प्रकार से इधर डाल दिया जाता है कि ये बेलन की तली को स्पर्श करे। तली का मतलब ये यहाँ पर छू रहा है। इसको भी चलिए मैं गोल कर देता हूँ। इस प्रकार से गोल रहेगा, क्योंकि ये बेलन है तो नीचे का भी हिस्सा इसका गोल रहना चाहिए। तो ये भी आप देख लीजिए। अब कह रहा है यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये जो बेलन की त्रिज्या बनी हुई है ये भी 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई कितनी है, 180 सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरी ऊंचाई हो जाएगी आपकी 180 सेंटीमीटर। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, मतलब अगर इसको रखेंगे तो पानी बाहर निकलेगा। तो अब कितना पानी इसके अंदर बचा हुआ है ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो हम इस बेलन का आयतन निकालेंगे और उसके बाद ये जो इसके अंदर ठोस रखा है उसका आयतन निकाल देंगे। और फिर जब हम बेलन के आयतन में से इस ठोस का आयतन घटा देंगे जो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो एक एक करके हम इसको फाइंड करते हैं। तो जब आप इसको हल करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा इस बेलन का आयतन। पानी से भरे हुए बेलन का आयतन निकाल देते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पर पानी से भरे हुए बेलन का आयतन। तो पानी से भरे हुए बेलन का आयतन का मतलब है कि बेलन का आयतन आप निकाल रहे हैं। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, ये फॉर्मूला होता है।
तो क्वेश्चन में तो पाई की वैल्यू कुछ बोला नहीं है। अब 22/7 ले लीजिए। त्रिज्या कितना लेंगे, बेलन की त्रिज्या लीजिए। बेलन की त्रिज्या कितना कहा गया है, 60 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर 60 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो आप 60 गुणा 60 भी 2 बार लिख सकते हैं। जब आप इसमें ऊंचाई लिखेंगे तो ऊंचाई कितना है, 180 है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ कट नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो अब हमें गुणा करने की जरूरत है। तो कैसे गुणा किया जाए, इसको आप ध्यान से समझिए। 22/7 गुणा, जब आप 60 की गुणा 60 में करेंगे तो 6 की 6 में करेंगे 36 और 2 जीरो इसके आगे आ जाएगा, फिर गुणा 180। और जब आप 3600 की गुणा 180 में और फिर 22 में कर देंगे, मतलब इन तीनों की जब आप गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 14256 जीरो। कितने जीरो है यहाँ पर, 1 2 3 जीरो मिल जाएगा। और ये आपको कब मिलेगा, जब आप 22 की गुणा 3600 में और फिर 180 में कर देंगे। और इसके नीचे बटे में क्या है, 7 है। इतना सेंटीमीटर, क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में हैं, सेंटीमीटर की पावर 3 आपको मिलेगा। तो ये जो आया है, ये आया है बेलन का आयतन। और ये आपको दिमाग में समझना है अच्छे से कि ये हमारा जो आयतन आया है, ये पानी से भरे हुए बेलन का आयतन आया है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। बेलन का तो आयतन निकल गया। अब हम निकालते हैं इसके अंदर ये जो ठोस है, ठोस का मतलब अर्धगोले के ऊपर शंकु, ये पूरा जो है ठोस है। तो अब आप लिखेंगे और ठोस का आयतन, क्योंकि ठोस में भी कुछ ना कुछ आयतन है, क्योंकि जब आप ठोस को इसके अंदर रखेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा। तो ठोस का जब आप आयतन निकालेंगे तो यहाँ पर आपको ठोस का आयतन क्या मिलेगा, आपको ठोस का आयतन मिलेगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। इसमें आप प्लस करेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप वैल्यू रखिए। फॉर्मूला, अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। तो अब आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणा 1/3 पाई आर क्यूब प्लस इसको आप वही चलेगा जो है 1/3 पाई। मैंने ऐसा इसलिए लिखा, मैंने इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि हम 1/3 को भी कॉमन ले सके। और नॉर्मली आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसके नीचे लगा के आप गुणा करेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो अब आप यहाँ पर क्या कॉमन देख रहे हैं, 1/3 कॉमन है दोनों में, पाई भी कॉमन है, आर की छोटी पावर 2 यहाँ कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, एक तो ये 2 बचेगा अंदर और एक आर की पावर भी बचेगी, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है। 1/3 बाहर है, पाई बाहर है, आर स्क्वायर बाहर है, एच मिलेगा यहाँ पर। अब आप वैल्यू रखिए 1/3 पाई का मान 22/7। त्रिज्या आर स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे कितना, त्रिज्या तो
शंकु का भी वही है, अर्धगोले की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। तो 60 का स्क्वायर करेंगे तो आप 60 गुणा 60 लिखेंगे, ब्रैकेट 2 गुणा r कितना है 60 है। ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब यहाँ पर किसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई है यहाँ पर शंकु का, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पर शंकु के आयतन का लगा हुआ है। तो शंकु की ऊंचाई का फॉर्मूला लगा, अगर शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगाया है तो ये ऊंचाई भी शंकु का है। तो शंकु की ऊंचाई हमें दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 120 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख लीजिए इसमें कौन कौन सी चीजें कट रही हैं। आप यहाँ पर 3 से काट सकते हैं 60 को, 3 दूनी 6 20 आ जाएगा, और फिर 22 की गुणा हो जाएगी हमारा। पहले तो 60 की गुणा 20 में कर लेते हैं, 6 दूनी 12 और 2 जीरो इसके आगे आ जाएगा, बटे में कितना है 7, फिर ब्रैकेट 60 की 60 की गुणा 2 में कर लेते हैं तो 6 दूनी 12 120 ये आ जाएगा, और फिर प्लस का 120। तो ये हमें मिलेगा 22 बटे में 7 गुणा में 1200, फिर गुणा 120 और 120 इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो कितना मिल जाएगा 120 और 120 दोनों मिला के हो जाएगा हमारा 240, क्योंकि ये दोनों जुड़ गए हैं। और जब आप इन सब की गुणा कर देंगे 12 की गुणा 1200 में और फिर 240 में, जब आप इन सब की गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा 63,336। कितने मिल जाएगा 63,300 आपको, अगर आप इन तीनों की गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 63 मतलब 6,336 मिलेगा आपको, मतलब कि 6336 मिल जाएगा। और फिर कितने जीरो है इसमें, 2 ये और 1 ये, 3 जीरो लग जाएगा। और फिर बटे में कितना रहेगा, बटे में 7 है। इतना सेंटीमीटर की पावर 3 ये जो आया है, ये आया है आपका इस ठोस का आयतन जो इसके अंदर रखा हुआ है। अब आप शेष, इसमें क्वेश्चन में कहा गया था कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अगर आप बेलन के आयतन में से इस ठोस का आयतन घटा दें तो पानी में, बेलन में जो भी पानी बचा है वो निकल जाएगा। तो अब आप यहाँ पर लिखिए, इसलिए बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर। तो सबसे पहले तो आप बेलन का आयतन लिखिए, बेलन का आयतन माइनस कर दीजिए इसके अंदर से ठोस का आयतन। तो बेलन का आयतन का आप क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन का ये लिखिए कि बेलन का आयतन ये निकला है 14,256 और इसके आगे 3 जीरो है और बटे में 7, फिर माइनस करिए ठोस का आयतन, ठोस का आयतन यानी कि ये 6,336, 3 जीरो बटे में 7 ये। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे तो सेम है, नीचे आपका बराबर है तो नीचे आपका सेम वही आएगा।
अब आप क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो जब आप इसमें से इसको घटा देंगे, या अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि दोनों का हर बराबर है, एलसीएम लेंगे 7 मिलेगा। तो जब नीचे का बराबर होता है तो ऊपर की संख्याएं जो होती हैं दोनों वो एज इट इज उतर जाती हैं। 14,256 और फिर ये 3 जीरो माइनस 6336 और ये 3 जीरो बटे में 7 रहेगा। अब इन दोनों को जब आप घटाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना है, पहले तो आप घटा लीजिए 14,256 और ये 3 जीरो में से हमें 6336 ये घटाना है। तो ये आएगा 0 0 0, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 12 में से 3 घटा देंगे 9 3 12, 9 मिलेगा। और फिर 13 में से 6 घटा देंगे तो 7 मिल जाएगा। 792 और ये 4 जीरो आपको मिल जाएगा। तो अब आप इसको आगे जब इसके आगे लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 792 और ये कितने जीरो हैं इसमें, 4 जीरो। तो 4 जीरो इसके आगे लगा लेते हैं और फिर बटे में कितना है, ये बटे में इसके 7 है तो ये 7 भी ऐसे ही बना रहेगा। तो ये आएगा सेंटीमीटर की पावर 3 में। तो इतना जो आयतन है ये उसके अंदर बचेगा पानी, किसके अंदर, इतना आयतन पानी का इसके अंदर बचेगा, या इतना पानी का आयतन इसके अंदर बचेगा जितना हमारा ये आंसर आया है। अब क्योंकि बुक में जो आंसर दिया है वो मीटर में दिया हुआ है, मीटर की पावर 3 में दिया हुआ है, और ये आंसर किस में निकला हुआ है, ये आंसर निकला है सेंटीमीटर में। तो आप इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो आप कैसे बदलेंगे आपको ये समझना पड़ेगा। तो देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 792 और ये 4 जीरो बटे में 7, तो ये तो है किसमें, सेंटीमीटर में। अगर आप इसको मीटर में बदलना चाहते हैं तो क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो आप 100 से इसको भाग कर देंगे। अब क्योंकि पावर 3 है तो 100 आप कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। ये आपको यहाँ पर समझना है। अब ये किस में लिखा जाएगा, मीटर की पावर 3 में लिखा जाएगा। जो कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लीजिए, जैसे कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब आपको मिल जाएगा 792 और इसके नीचे आपको मिल जाएगा 7 की गुणा 100 में कर दीजिए तो ये आपको कितना मिलेगा, 700 मिल जाएगा। और ये किस में है, मीटर की पावर 3 में है। तो अगर आप अब 792 को 700 से भाग कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1.131। अब ये मीटर में पावर 3 रहेगा क्योंकि हम इसको मीटर में बदल चुके हैं। तो 1.131 मीटर की पावर 3 ये आपको लगभग में मिलेगा, लगभग मतलब अप्रॉक्स आंसर है ये आपका। तो ये प्रोसीजर था इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करने। पहले ये सेंटीमीटर में मिलेगा, उसको आप 100 को डिवाइड करेंगे, लेकिन क्योंकि पावर 3 है इसलिए 100 को 3 बार लिखना है। तो जब इसको भाग करके कैंसिल आउट कर देंगे तो आपको 1.131 मीटर की पावर 3 आंसर मिल जाएगा।
तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन का एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर की पावर 3 है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का सही उत्तर है या नहीं। यह मानते कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। पाई का मान 3.14 लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। आप इसको अच्छे से पढ़ के समझिए इसमें क्या कहा गया है और क्या दिया हुआ है। मैं इस क्वेश्चन को पहले आपको फिगर बना के समझाता हूँ, फिर इसको हल करेंगे। तो कह रहा है कि गोलाकार कांच का बर्तन है। अगर गोलाकार कांच का बर्तन है ये, तो कह रहा है कि इस बर्तन में एक बेलन के आकार की गर्दन है। बर्तन की जो है वो बेलन के आकार की गर्दन है। तो अगर वो बेलन के आकार की गर्दन है तो इस प्रकार से आप एक बेलन बना लीजिए। ये आपका बेलन के आकार का गर्दन हो जाएगा और इस प्रकार से इसको गोल भी कर लेते हैं। ये बेलन के आकार की गर्दन हो गई। तो गोलाकार कांच के बेलन की एक बेलन के आकार की गर्दन है और इसकी लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। लंबाई का मतलब इसकी ऊंचाई की बात कर रहा है वो। ये ऊंचाई कितनी है? ये 8 सेंटीमीटर। फिर आगे कह रहा है और इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। व्यास यानी कि ये व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो मैं जो है बेलन की जो बेलनाकार जो गर्दन है, चलिए नीचे ही लिख देता हूँ कि इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। आप इसको समझ लीजिएगा कि ये इसका व्यास है बेलन का। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, अच्छा गोलाकार भाग अभी बनाया नहीं गया है तो इसका गोलाकार भाग भी बना लीजिए। ये इसका गोलाकार भाग इस प्रकार से बनेगा। ये और ये अब ये आपको क्या दिख रहा है पूरा? पहले तो आप समझिए, ये आपका बर्तन है। क्या है ये? बर्तन। जो जिस क्वेश्चन में जिस बर्तन की बात कर रहा है वो यही बर्तन है, लेकिन बर्तन जो है ये कांच का बना हुआ है और गोलाकार है। गोलाकार कांच का बर्तन है ये। मैं लिख देता हूँ गोलाकार कांच का जो बर्तन है वो यही है। बस कह रहा है कि इस गोलाकार कांच का जो बर्तन है इसकी गर्दन है बेलन के आकार की और बेलन के आकार की है, तो इसकी लंबाई का मतलब बेलन की जो लंबाई है, लंबाई यानी कि इसकी ऊंचाई रहेगी कितना? 8 सेंटीमीटर। और इसका जो व्यास है यानी कि डी है वो 2 सेंटीमीटर है। तो अगर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी मिल जाएगी? 2 का आधा कर दीजिए यानी कि 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा। जब आप 2 का आधा करेंगे, 2 का आधा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से अब कहा गया है कि गोलाकार भाग का व्यास यानी कि इसका व्यास, ये
इसका जो व्यास है ये चीज़, ये कितना है 8.5 सेंटीमीटर। अगर ये 8.5 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या आप निकाल लेंगे इसका आधा करके। ये भी आपके समझ में आ रहा होगा। 8.5 जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा है। तो अब अगर ये गोलाकार कांच का बर्तन है तो अब कह रहा है कि इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा जो है एक बच्चे ने ज्ञात किया है, और उस बच्चे का जो आयतन है वो आया है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो बर्तन का आयतन जो बच्चे ने ज्ञात किया है, बच्चे द्वारा आप इसको जब हल करेंगे तब ये सारी चीजें लिखेंगे। बच्चे द्वारा इस बर्तन का आयतन, उस बच्चे ने कितना ज्ञात किया है, उसने बताया है कि इसका आयतन 345 सेंटीमीटर की पावर 3 इतना आयतन उसने ज्ञात किया है। बच्चे द्वारा इस बर्तन का आयतन कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब, ये उसने ज्ञात किया है। तो अब उसका उत्तर सही है या गलत है, हमें अभी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो हम इसको सही या गलत तब कहेंगे जब हम इस बर्तन का आयतन निकालें, और अगर 345 सेंटीमीटर क्यूब आएगा फिर तो हम बोलेंगे सही है, और अगर नहीं आएगा तो गलत है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं कि गोलाकार कांच के बर्तन का आयतन, गोलाकार कांच के बर्तन का आयतन बराबर कैसे निकलेगा। पहले तो आप इसमें ऊपर वाला ले लीजिए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस करिए इसमें गोले का आयतन, नीचे गोल है, गोले का आयतन। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपको कॉमन क्या मिलेगा, आपको कॉमन मिल जाएगा यहाँ पर पाई। क्योंकि त्रिज्या दोनों की अलग अलग है, इसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या तो 1 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या कुछ और मिलेगा, वो हम फाइंड करेंगे। या चलिए फाइंड कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि गोला, ये गोला है तो गोला ही लिखते हैं। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या जब आप निकालेंगे तो व्यास का आधा कर दीजिए। व्यास कितना है 8.5 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कर देंगे तो यही आपका त्रिज्या मिल जाएगा। अब क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं, इसकी त्रिज्या कुछ और है, बेलन की त्रिज्या कुछ और है, गोले की त्रिज्या कुछ और है, तो यहाँ पर त्रिज्या को हमें R1 और R2 से दर्शाना चाहिए। तो इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं, बेलन की त्रिज्या को R1 मान लेते हैं और गोले की त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। तो R1 जो आपका मिला है वो है 1 सेंटीमीटर और जो R2 है वो है 8.5/2। तो जब आप पाई कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ब्रैकेट में मिलेगा R1 का स्क्वायर H और उसके बाद प्लस 4/3 और पाई तो बाहर है तो R2 का पावर 3।
यह आपको मिल जाएगा। ब्रैकेट आप लगा लीजिएगा क्योंकि स्पेस यहाँ पर कम है। पाई की वैल्यू बोला है कि आप 3.14 लीजिए। ब्रैकेट में R1 कितना है, R1 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे इनटू h यानी कि बेलन की ऊंचाई 8 है तो आप 8 लिखिए, प्लस 4/3 गुणा R2 यानी कि 8.5/2। इसको आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 8.5/2। ये तो त्रिज्या है, इसकी पावर 3 है, R2 की पावर 3 है तो इसको आप 3 बार लिखिए। 8.5/2 को 3 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि त्रिज्या जो R2 है वो तो है 8.5/2, लेकिन इसकी पावर 3 है तो 3 बार आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये रहेगा 3.14 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 की गुणा जब आप 8 में करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा, प्लस ये आपको मिलेगा 4/3 गुणा। यहाँ पर अगर आप कुछ काटना पीटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 लगा लेंगे। तो जब आप यहाँ पर इन तीनों को कैलकुलेशन करेंगे, आप 8.5 की गुणा 8.5 में करिए, फिर 8.5 में करिए, 3 बार गुणा करेंगे और उसको फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 से भाग कर देंगे तो आपको मिलेगा। आप इस कैलकुलेशन को कर लीजिएगा। 8.5 की गुणा 8.5 में, फिर 8.5 में 3 बार गुणा करके उसको आप कितने से भाग कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 से, तब आपको मिल जाएगा 76.765625। ये आपको तब मिलेगा जब आप इन तीनों की गुणा कर देंगे और फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 से आप इसको भाग कर देंगे, तब ये आपको मिल जाएगा। अब आप इसको आगे कैलकुलेशन करिए। तो 3.14 ब्रैकेट, अब आप इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, 8 प्लस, पहले तो इस 4 को 3 से भाग कर लीजिए। 4 को 3 से जब आप इसको भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चलिए भाग करके देख लेते हैं। तो 3 एकम 3, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 9, फिर घटाने पर एक आएगा 3 3 9, तो आपको मिलेगा 1.33। तो जब आप इसको भाग कर देंगे तो 1.33 और फिर इनटू में ये रहेगा 76.765625। अब आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे और फिर उसमें 8 जोड़ देंगे। तो ये है आपका 3.14 गुणा। अब आप यहाँ पर कौन सा निशान लगा लेंगे, गुणा का। तो जब आप इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे, और फिर उसमें 8 आप जोड़ देंगे, तब आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा। या तो पहले हम आपको पूरा दिखाएं, पूरा ये दिखा दें कि 8 प्लस, अगर आप इन दोनों की आपस में गुणा कर दें तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 102.353। ये जो कैलकुलेशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, या आपको समझा तो मैं दे रहा हूँ कि आप इसमें इसकी गुणा कर लीजिए, इसको भाग कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करूँगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो हम कैलकुलेशन में ही उलझ जाएंगे।
इसलिए कैलकुलेशन का काम मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा। तो जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 110.353, ये मिल जाएगा। अब आप इन दोनों की क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लीजिएगा। तो जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 346.51, और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की पावर 3 ये हमें मिल जाएगा। तो ये तो हमें मिल गया। और उस बच्चे ने कितना निकाला था, 345 सेंटीमीटर की पावर 3, और हमारा आंसर 346.51 सेंटीमीटर। तो काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब बच्चे का उत्तर गलत है और इसका सही आंसर जो है वो ये आएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा। आप लिखेंगे अतः बच्चे का उत्तर गलत है, बच्चे का उत्तर गलत है, और आप बता भी देंगे कि सही उत्तर जो है, सही उत्तर कितना है, सही उत्तर है यहाँ पर 346.51 सेंटीमीटर की पावर 3। तो इस प्रकार से आप इसका जवाब लिख सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, उस कैलकुलेशन को आप कर लीजिएगा, यह आपके लिए है। तो इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज था 13.2 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 13.3 के ऊपर। तो एक्सरसाइज 13.3 पर जाने से पहले हमारा जो इसमें बेसिक रहेगा, इंट्रोडक्शन, जो हमें थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है, वो हमें जानना है कि मतलब हम क्या पढ़ेंगे। हम एक्सरसाइज 13.3 में किसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें भी हमें आयतन के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन आयतन कुछ इस प्रकार से रहेगा। एक ठोस का एक प्रकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। तो ये आपको हेडिंग में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। इस हेडिंग के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे, और इसके ऊपर बात करने के बाद हम सीधा एक्सरसाइज पे चले जाएंगे और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखिए, हेडिंग जो है वो एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण का क्या मतलब होता है, और इसमें हमें क्या करना है, क्या समझना है, उसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। कोई भी जो ठोस आकार होता है, घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, कोई भी जो ठोस आकार होता है, उन सभी में हमने 3 चीजें फाइंड करना सीखा। पहला सीखा हमने किसी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। फिर हमने सीखा उसके अंदर किसी भी ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, और फिर आयतन ज्ञात करना। ये 3 चीजें हमने सीखा है। तो अब इन बातों का इससे क्या संबंध है? संबंध इस प्रकार से है
कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई ठोस है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ये है गोला, ये क्या है, ये गोला है, और इसमें जो केंद्र है ये उस गोले का व्यास हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगी r। तो अगर ये एक ठोस गोला है, अब आप क्या करें, इस गोले को पिघला दीजिए, क्योंकि ये एक धातु का बना हुआ गोला है। मतलब यहाँ पर हम जो समझ रहे हैं वो धातु के ही ठोस हैं। मतलब कि धातु का घनाभ हो सकता है, धातु का घन हो सकता है, धातु का बेलन हो सकता है, धातु का गोला हो सकता है, धातु का शंकु हो सकता है। तो अब अगर ये धातु का एक गोला है, मैं लिख भी देता हूँ, धातु का अगर ये एक गोला है तो आप क्या इसको पिघला सकते हैं? बिल्कुल पिघला सकते हैं। धातु के किसी भी ठोस आकार को पिघलाया जा सकता है। तो अब मान लीजिए आपने इसको पिघला दिया, पिघलाने के बाद आपने इसको बदल दिया एक बेलन में। क्या बना दिया आपने? अब आपने इसका एक बेलन बना दिया। आप मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। देखिए, पहले धातु का गोला था, इसको हमने पिघलाया और पिघलाने के बाद इसका आकार बदल दिया। पहले ये किस आकार में था? गोले के आकार में था। अब ये किस आकार में आ गया है? धातु का बेलन बन गया है, धातु का बेलन। तो इसका जो आकार है वो बदल गया। पहले इसका आकार गोल था, अब इसका आकार लंबा है, यानी कि बेलन के आकार का है। पहला ये गोला के आकार के था, अब ये बेलन के आकार का है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब कोई ठोस एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरित हो जाता है, यानी कि बदल जाता है, तो कौन सी चीज़ है जो दोनों में बराबर होती है, जो कभी नहीं बदलता है? तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं। एक तो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा है आयतन। तो जब कोई गोला पिघलने के बाद किसी दूसरे ठोस आकार में बदल जाता है तो इन दोनों में समानता होती है। समानता क्या होती है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। दोनों का आयतन हमेशा बराबर होता है। दोनों ठोस आकारों का आयतन कभी नहीं बदलता है। इसलिए आयतन हमेशा समान रहता है। कहने का मतलब ये है कि चाहे आप इस गोले को पिघलाकर घन बना दें, तब भी गोले का जो आयतन है वो घन के आयतन के बराबर रहेगा। इसको आप पिघला के बेलन बना दें तो इन दोनों का जो आयतन है वो कभी नहीं बदलेगा। मतलब आप पिघला कर इसको कोई भी दूसरा ठोस बना दें, लेकिन आपका आयतन हमेशा समान रहता है। यही चीज़ हमें एक्सरसाइज 13.3 में समझना है। वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास एक ठोस आकार रहेगा, उसको हम पिघला देंगे और कोई दूसरा ठोस आकार बना देंगे।
तो उन दोनों का आयतन कभी नहीं बदलता है। यही चीज़ अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपका 13.3 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, आपके समझ में आ जाएगा। तो इसलिए इस बात को ही बस दिमाग में रखना था, इसलिए इसके अंदर ये हेडिंग है कि एक ठोस आकार का जब एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण होता है यानी कि ढाला जाता है तो उसका आयतन हमेशा समान रहता है। आयतन समान रहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बदल जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बदल जाएगा, लेकिन आयतन कभी नहीं बदलता है। आयतन हमेशा समान बना रहता है। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखते हुए एक्सरसाइज को देख सकते हैं और हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं और इसको समझते हैं। देखिए इसमें हमें कहा गया है हमें कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। ठीक है, पाई का मान 22/7 लेंगे। त्रिज्या कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हमारे पास एक धातु का गोला है, उसको बनाते हैं। धातु का एक गोला है, तो धातु का अगर हमारे पास एक गोला है तो जब आप इसको हल करने जाएंगे तो आप धातु का एक गोला बना लीजिए। इस प्रकार से एक धातु का गोला है ये, और इस धातु के गोले की हमें त्रिज्या भी दी हुई है। कितना दिया है? 4.2 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। आप क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिएगा। त्रिज्या जो है, त्रिज्या कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। यही है गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर और ये गोला है। अब इसको पिघला दिया और क्या बना दिया? एक बेलन बना दिया। पिघलाने के बाद जब ये एक बेलन बन जाएगा तो वो इस प्रकार से दिखाई देगा। नीचे का सिरा इसका गोल रहेगा। ये बन जाएगा हमारा बेलन के आकार का, और पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? बेलन की त्रिज्या यानी कि R। अब इसमें भी R है यानी कि त्रिज्या इसमें भी है। इसकी त्रिज्या कह रहा है 6 सेंटीमीटर है। तो अब क्योंकि इसमें भी त्रिज्या है इसमें भी त्रिज्या है तो इसकी त्रिज्या को R1 और इसकी त्रिज्या को R2 नाम दे देते हैं। R1 रहेगी गोले की त्रिज्या, R2 रहेगी बेलन की त्रिज्या। ठीक है, कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई यानी कि ये जो ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करना है। ये ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो बस लॉजिक वही लगाइए कि अगर कोई गोले को पिघला के बेलन बना दिया जाए तो इन दोनों में आयतन हमेशा एक समान रहता है। तो इस चीज को दिमाग में रख के आप बराबर कर दीजिए। आप लिखिए यहाँ पर कि गोले का आयतन बराबर है बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन के बराबर है। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? तो गोलन के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन इसमें त्रिज्या कितनी है? R1, तो यहाँ पर R1 लिख दीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है? ये होता है पाई r² h।
लेकिन इसकी त्रिज्या तो R2 है, तो यहाँ पर R2 लिखिए। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। पाई से पाई कैंसिल कर लीजिए, तो ये आया 4/3 गुणा R1 कितना है 4.2, तो 4.2 की पावर 3, या तो अभी आप 3 बार इसको लिख दीजिए। और यहाँ पर R2 कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर है ये, तो R2 का स्क्वायर करना है ना, तो जब आप R2 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, और फिर गुणा में रहेगा H। अब आप क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या उससे पहले आप मल्टीप्लाई करिए कि 4 गुणा 4.2 को 3 बार लिखिए, 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, और बटे में कितना लगाएंगे इसके, बटे में 3 बराबर 6 का स्क्वायर क्या के लिखेंगे आप 6 गुणा 6 और गुणा में H ऐसे लिखेंगे। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके नीचे 1 लगा के इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें। तो अब आपको क्या लिखना है, अब आप यहाँ से लिखिए क्योंकि स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा हमें। इसकी गुणा इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा पूरा सेम यही मिल जाएगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 4 गुणा 4.2 गुणा 4.2 फिर गुणा 4.2, कितनी बार लिखना है 4.2 को 3 बार, तो 1 2 3 बार ये हो गया, ठीक है। और फिर 3 की गुणा इस पूरे में करना है, तो 3 गुणा 6 गुणा 6 गुणा H ये मिलेगा। ये आपका 4.2 है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये पूरा आपका 4.2 लिखा हुआ है। तो जब आप H निकालेंगे तो 4 × 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, और फिर बटे में क्या क्या जाएगा, 3 गुणा में है बटे में जाएगा, फिर 6 गुणा में है बटे में जाएगा, फिर 6 गुणा में है बटे में जाएगा। तो ये अगर आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर करेक्ट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा देखिए, आपको आंसर मिलेगा 6 सत्ते तो हो जाएगा 42, 6 सत्ते 42, पॉइंट एक डिजिट पे है तो लगा लीजिए पॉइंट से पहले 0, तो 6 कम 6 ये भी हो जाएगा 6 सत्ते 42, तो 0.7 आपको मिल जाएगा। अब आप इसको भी काट दीजिए 3 से, तो ये मिलेगा 3 एकम 3 और 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42। पॉइंट यहाँ पर एक डिजिट पे लगा है, लेकिन तो ये पॉइंट एक डिजिट पे लगाना पड़ेगा। तो अब आपको मिलेगा H बराबर 4 गुणा यहाँ कितना है 1.4, फिर गुणा है 0.7, फिर गुणा है 0.7। तो जब आप इन सब की गुणा कर देंगे तो आपको H मिल जाएगा। आप गुणा कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप इन तीनों की गुणा कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। तो ये जो आया है यही है बेलन की ऊंचाई। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये क्या आ गया, H आ गया, यानी कि बेलन की ऊंचाई आ गई है। तो ये आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और ज़्यादातर हमें सभी क्वेश्चनों में ये चीज़ करना है। तो आप नीचे लिख लीजिएगा, बेलन की ऊंचाई बराबर 2.744 सेंटीमीटर है। तो यही है आपकी बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ कि आप लिखेंगे कि अतः बेलन की ऊंचाई बराबर कितना बताएंगे, बेलन की ऊंचाई 2.744 सेंटीमीटर इतना है बेलन की ऊंचाई
इतना मिला है आपको। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास अब 3 गोले हैं। तो अब आपको ये समझना है। देखिए 3 गोले का मतलब हमारे पास अलग अलग त्रिज्या वाले 3 गोले हैं। एक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एक की त्रिज्या 8 है, एक की त्रिज्या 10 है। तो ये छोटे बड़े तो हैं ही। तो मान लेते हैं ये गोला है, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। फिर एक उससे भी बड़ा बनाइए, इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब और बड़ा बनाइए, और बड़ा, ये तो ये इसका केंद्र है। ये हो जाएगा हमारा गोला, ये केंद्र, ये हो जाएगा उसका व्यास, ये केंद्र, ये हो जाएगा उसका व्यास। तो समझिए बात को कि इसकी जो त्रिज्या है, तीनों की हमें त्रिज्याएं दिया हुआ है। इसकी त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या को R2 मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या को R3 मान लेते हैं। R1, R2, R3। तो इसकी त्रिज्या तो 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए, यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर। फिर दूसरे वाले की 8 सेंटीमीटर है, तो R2 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये कॉमा लगा रहा हूँ मैं। फिर R3 यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप 10 सेंटीमीटर लिख लीजिए। तो इन तीनों को ही पिघलाया गया, इन तीनों गोलों को पिघला दिया। तीनों को पिघलाने के बाद क्या है, एक बड़ा गोला बनाया गया। अगर ये मान लो मैंने इन तीनों को पिघलाया और एक बहुत ही बड़ा गोला इस प्रकार से बना दिया। अब आप ध्यान से देख लीजिए, इन तीनों को पिघलाने के बाद ये एक बड़ा गोला बना है। और इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि एक बड़ा गोला बनाया गया है और इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी त्रिज्या R1 है, R2 है, R3 है। तो इसको सिर्फ कैपिटल R लिखिए बस, इसका आप कोई नंबर मत दीजिए, सिर्फ इसको R मान लीजिए। तो इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो क्योंकि ये बनाया गया है इन तीनों को पिघलाकर, इन तीनों का जो आयतन होगा वो इस गोले के आयतन के बराबर रहेगा। तो आप इसको लिखिए। आप कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से आप लिखेंगे कि बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर होगा 3 छोटे गोले का आयतन के बराबर। क्योंकि ये 3 है ना, 3 छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा। तो मैं 3 लिख देता हूँ। 3 छोटे गोले का आयतन, ये मैंने आयतन लिखा है, आ लिख के मैंने बिंदु लगा दिया है, इसका मतलब आयतन है। तो बड़े गोले का आयतन बराबर होगा 3 छोटे गोले के आयतन के। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो बड़े गोले के आयतन का फॉर्मूला, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R क्यूब। ये फॉर्मूला होता है। इसकी त्रिज्या को हमने R माना है, कैपिटल R, तो यहाँ पर R ही रहेगा। अब 3 छोटे गोले में तीनों को जोड़िए। पहले तो आप इस छोटे वाले गोले का आयतन लीजिए, तो इसका भी फॉर्मूला रहेगा 4/3 पाई, लेकिन इसकी त्रिज्या रहेगी R1, तो इसको रहेगा आपका R1 की पावर 3। फिर प्लस इसका भी ले लीजिए,
तो इसका भी फॉर्मूला यही रहेगा, 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या को क्या माना है, R2 माना है, तो R2 की पावर 3, फिर प्लस इसका आयतन, तो इसका भी यही रहेगा फॉर्मूला, 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या को R3 माना है, तो R3 की पावर 3। तो बड़े गोले का जो आयतन है वो इन 3 छोटे गोले के आयतन के बराबर मैंने कर दिया। फॉर्मूला तो सबका वही है, लेकिन 3 छोटे गोले हैं। पहले छोटे गोले का आयतन ये है, दूसरे छोटे गोले का आयतन ये है, तीसरे छोटे गोले का आयतन ये है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो ये तो है 4/3 पाई r³। यहाँ पर आपको कॉमन मिलेगा, क्या कॉमन मिलेगा आपको यहाँ पर, आप यहाँ पर 4/3 कॉमन ले सकते हैं और पाई कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं इन तीनों में ही। तो अब आपको ब्रैकेट में क्या मिलेगा, देखिए यहाँ मिलेगा आपको R1 की पावर 3 प्लस यहाँ मिलेगा R2 की पावर 3 प्लस यहाँ मिलेगा R3 की पावर 3। जब आप इन तीनों में से 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। अब आप 4/3 से 4/3 कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद r की पावर 3 बराबर आपको मिल जाएगा, r की पावर 3 बराबर मिलेगा आपको R1 की पावर 3, क्योंकि इन तीनों के बराबर मिलेगा, प्लस R2 की पावर 3 प्लस R3 की पावर 3 बराबर R1 कितना है, 6 है, तो 6 की पावर 3 प्लस R2 कितना है, 8 है, तो 8 की पावर 3 प्लस R3 10 है, तो 10 की पावर 3। तो अब आपको R की पावर 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको सॉल्व करिए। 6 की पावर 3 को आप 3 बार सॉल्व कर दीजिए। तो जब आप 6 गुणा 6 गुणा 3 करें, 3 बार करेंगे तो आपको मिल जाए, देखिए 6 की पावर 3 का मतलब है कि 6 गुणा 6 गुणा 6 3 बार लिखिए। 8 की पावर 3 का मतलब है कि 8 गुणा 8 गुणा 8 3 बार लिखिए। 10 की पावर 3 का मतलब है कि 10 गुणा 10 गुणा 10 3 बार लिखिए। तब आपको R की पावर 3 कितना मिलेगा, 6 गुणा 6 गुणा 6 आप कर देंगे तो आपको मिलेगा 216। 8 की 8 में फिर 8 में गुणा करेंगे 512 मिलेगा, और इन सब की कर देंगे तो 1000 मिल जाएगा। तो जब आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 1728। तो R की पावर 3 का कितना आ गया है, 1728 आ गया है। जब आप इस पावर 3 को हटाएंगे तो आपको इसका लेना पड़ेगा घनमूल, यानी कि पावर 3 वाला लेना पड़ेगा। या तो मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ कि 1728, जब आप इस R की पावर 3, R के ऊपर से पावर 3 हटाएंगे तो ये आपको इसका घनमूल लेना पड़ेगा, जो कि इस प्रकार से लिखा जाता है। आप अंडर रूट लगाइए और उसके बाहर 3 लिख दीजिए तो ये घनमूल का निशान बन जाता है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर R की पावर 3 नहीं लिखेंगे, अब आप सिर्फ R लिखेंगे, क्योंकि ये आपने घनमूल का निशान इसके ऊपर लगा दिया है। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो अब आप इसको 1728 का क्या कर दीजिए, घनमूल निकाल लीजिए, यानी कि पहले तो 1728 के गुणनखंड कर दीजिए। चलिए गुणनखंड में आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। इसको आप 2 से काटिए, 2 8 16, एक इधर जाएगा, 2 6 12, 2 चौक 8 ये मिलेगा। फिर आप 2 से करिए, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 दाम 20, 2 8 16, 2 दाम 20 हो जाएगा अगर, तो एक बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 सते 14, फिर 3 से 3 नीम 27, फिर 3 3 9, और फिर 3 एकम 3।
तो ये हमारे आ गए इसके गुणनखंड आ गए, इनको लिख लीजिए। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 को 6 बार लिखिए। 3 4 5 6 बार। 3 को लिखिए 3 बार, 1 2 और 3। घनमूल में से वो संख्या बाहर निकल जाती है जो 3 बार मिल जाता है। जैसे कि 2 यहाँ पर 3 बार है, 2 बाहर, फिर 2 3 बार है, फिर 2 बाहर, 3 यहाँ 3 बार है, बाहर। जो संख्या 3 बार आ जाएगी उसको आप बाहर निकाल देंगे। तो अब आपको R मिल जाएगा 2 दूनी 4 3 12 सेंटीमीटर। यही है बड़े गोले की त्रिज्या। कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे इसलिए बड़े गोले की त्रिज्या, इसका मतलब जो R है वो आपका कितना मिला है? 12 सेंटीमीटर। यही हमें करना था इस क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये आपके समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार से हमें ये करना है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस समझने वाली बातें हैं। अगर आप इसको समझेंगे तो आप इसको आसानी से और अच्छे से कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, क्या कहा गया है। कह रहा है कि व्यास 7 मीटर वाला और 20 मीटर गहराई वाला एक कुआं खोदा जाता है। ठीक है। और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको पढ़ के समझ लीजिए, मैं आपको फिगर बना के समझा देता हूँ। चलिए, तो हमारे पास जो है एक कुआं है। कुआं गोल बेलन के आकार का होता है। तो 7 मीटर तो उसका व्यास है और 20 मीटर इसकी गहराई वाला एक कुआं खोदा जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक कुआं है। कुआं मैं बना देता हूँ इस प्रकार से। मैं एक कुआं बनाऊंगा। मान लीजिए ये हमारे पास एक बेलनाकार कुआं है। ये बेलनाकार कुआं है। और इस बेलन की जो ऊंचाई और व्यास है इसके ऊपर भी फोकस कीजिए। क्या फोकस करना है कि ये जो कुआं है ये 7 मीटर तो इसका व्यास है, यानी कि ये पूरा 7 मीटर, यानी कि कुएं का जो व्यास है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या R कितना मिलेगा आपको? R इसका आधा कर दीजिए, 7/2 सेंटीमीटर। अगर व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। अब इसकी जो गहराई है वो तो हो जाएगी इसकी ऊंचाई। गहराई तो वो कह रहा है कि गहराई इसकी 14 मीटर है, तो ये इसकी ऊंचाई है, गहराई इसकी ऊंचाई रहेगी। अब इसमें से गड्ढा किया गया है और गड्ढे से जो भी मिट्टी निकाली गई है उस मिट्टी को खोदने से जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी को इसके चारों तरफ फैलाकर चबूतरा बना दिया है। अगर इसके चारों तरफ फैला के चबूतरा बनाया जाएगा तो उस चबूतरे को हम कैसे बनाएं अब, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने ये सारी चीज़ें लिख दिया है जो कि नहीं लिखना चाहिए था। तो मैं थोड़ा सा चबूतरा बना देता हूँ लेकिन कम स्पेस लेके बनाऊंगा। ये मान लीजिए चबूतरा है उसका, और ये ऊपर की तरफ लेके ही समझना है।
कुछ इस प्रकार से वो चबूतरा बन जाएगा। मान लीजिए चबूतरा जो है इस प्रकार से बन जाएगा। घनाभ के आकार का लेना है हमें। तो अगर ये नहीं लिखा होता तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, या मैं इसका फिगर नीचे बना दूं। चलिए इसका फिगर मैं नीचे बना लेता हूं ताकि कन्फ्यूजन ना हो इसको करने में और समझने में भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए सारी चीज़ें तो मैंने यहाँ लिख दिया है। और ये कुआं है, ये आपका कुआं रहेगा। बस उस चबूतरे को बनाने के लिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। मैंने इस फिगर को फिर से बनाया है ताकि मैं चबूतरा बना सकूँ। अब ये जो है इसमें चबूतरा मैं बना रहा हूँ। इस प्रकार से चबूतरा बन जाएगा। ये आपका चबूतरा रहेगा। इसके अंदर चारों तरफ फैला के बनाया गया है। और ये घनाभ के आकार का मुझे लेना था, तो घनाभ के आकार का ये जैसे भी जा रहा है मैं इसको बना दे रहा हूँ। ये कुछ इस प्रकार से रहेगा चबूतरा। तो इसके चारों तरफ ये एक चबूतरा मैंने बना दिया है, जिसके में कि ये तो हो जाएगी चबूतरे की लंबाई, ये हो जाएगी उसकी चौड़ाई और ये हो जाएगी उसकी ऊंचाई। ये चबूतरा आपको बनाना पड़ेगा, अच्छे से आप इसको बना लीजिएगा। मैंने समझाने के लिए बना दिया है। चबूतरे की ये लंबाई है, ये चबूतरे की चौड़ाई है और ये चबूतरे की ऊंचाई है। और ये जो चबूतरा बनाया है वो इस कुएं के अंदर से जो मिट्टी खोद कर निकाली गई है उसी से बनाया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें जो चबूतरा बनाया है उसकी लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है 22 मीटर और 14 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो कह रहा है चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अगर चबूतरे की लंबाई हमें दी हुई है, चबूतरे की लंबाई यानी कि L हमें दिया है। ये जो उसने 22 गुणा 14 मीटर लिखा है, जिसमें कि एक उसकी लंबाई हो जाएगी और एक चौड़ाई हो जाएगी। तो लंबाई हो जाएगी यहाँ पर 22 मीटर। चबूतरे की चौड़ाई जो है वो B हो जाएगा। और B आप कितना लिखेंगे? B यहाँ पर 14 मीटर लिखेंगे। और हमें चबूतरे की जो ऊंचाई है वो ज्ञात करना है। इसकी जो ऊंचाई है, चबूतरे की जो ऊंचाई है वो h है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, चबूतरे की जो ऊंचाई है उसको ज्ञात करने के लिए हमें इसमें आयतन का सहारा लेना पड़ेगा। चबूतरा जो बना है वो मिट्टी का बना है, मिट्टी निकाला गया है कुएं से। अगर कुएं खोद कर, मतलब कि मिट्टी खोद कर अगर इस कुएं में से मिट्टी खोद कर निकाला गया है कुएं गहराई तक, यानी कि अगर एक कुआं बनाया गया है पहले तो कुआं बनाने के लिए मिट्टी खोदा गया है। तो अगर हम कुआं बनाने के लिए मिट्टी खोदेंगे तो जो मिट्टी निकलेगी उसका हम ये चबूतरा बना देंगे। तो इस कुएं के अंदर से, इस कुएं को खोदने से जितनी भी मिट्टी मिली है वही मिट्टी इस कुएं का आयतन कहलाएगी। और इस कुएं का जो आयतन होगा वो इस चबूतरे के आयतन के बराबर होना चाहिए। तो बिल्कुल बराबर होना चाहिए।
कुआं खोदने के लिए मिट्टी बाहर निकलेगी और उस मिट्टी से क्या बन जाएगा? चबूतरा। तो कुआं खोदने से जो मिट्टी निकाली गई है वही है इस कुएं का आयतन और बराबर हो जाएगा चबूतरे के आयतन के। तो चलिए हम इसको पूरा कर लेते हैं। तो जब आप इसको पूरा करेंगे तो इसको आप बना लीजिए। कैसे बनाएंगे समझिए। हम लिखेंगे कि जो भी कुएं का आयतन आएगा, जो भी कुएं का आयतन है कुएं का आयतन लिख लीजिए या मिट्टी का आयतन लिख लीजिए, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुएं का आयतन लिख लीजिए या तो फिर मिट्टी का आयतन लिख लीजिए। मिट्टी का आयतन, कुएं का आयतन या मिट्टी का आयतन बराबर होगा किसके? चबूतरे के आयतन के। चबूतरे का आयतन। तो चबूतरे का आयतन यानी कि घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि चबूतरा घनाभ के आकार का, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो फॉर्मूला रहेगा L गुणा B गुणा H। और क्योंकि कुएं का आयतन ही मिट्टी का आयतन है इसलिए मैंने कुएं का आयतन लिखा है, या मिट्टी का आयतन जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो अब ये कुआं जो है वो बेलन के आकार का है, देख लीजिए। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अब वैल्यू रखिए। क्वेश्चन में पाई की वैल्यू हमें कुछ नहीं दिया है। पाई का मान आप कितना रखेंगे? 22/7। आर कितना है? त्रिज्या कितना लिखेंगे आप? त्रिज्या रखेंगे 7/2। अब क्योंकि स्क्वायर है तो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा 7/2 को। 2 बार आपको स्क्वायर, आर का स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। और फिर इसकी ऊंचाई कितनी है देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक 14 मीटर तक गड्ढा किया गया है, खोदा गया है, तो ऊंचाई यहाँ पर 14 रहेगा बराबर। लंबाई तो हमें बताया है कि 22 है, चौड़ाई बताया है 14 है, और ऊंचाई हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, 2 7 14 हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये मिलेगा हमें 11 गुणा 7 और फिर गुणा 7, नीचे कुछ नहीं बचा है, बराबर मिलेगा हमें 22 गुणा 14 गुणा h। जब आप h निकालने जाएंगे तो 11 गुणा 7 गुणा 7, और जो 22 और 14 गुणा में बटे में जाएगा। 22 गुणा 14 यहाँ गुणा में है तो बटे में जाएगा, तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 7 कम 7, 7 दूनी 14। तो ऊपर है 7, नीचे 2 दूनी 4, बराबर आ जाएगा h के। तो अब आप 7 को 4 से भाग कर दीजिएगा। तो जब आप 7 को 4 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भाग करके देख लेते हैं। यहाँ पर 7 को 4 से, तो 4 एकम हो जाएगा 4, घटाएंगे 3 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 सते हो जाएगा 28 और घटाएंगे 2, 4 पंचे 20, तो हमें मिलेगा 1.75। और इसको आप किस में लिखेंगे? कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? एक बार चेक कर लेते हैं। 11 गुणा 7 गुणा 7 और नीचे कुछ नहीं बचेगा। 22 और 14 यहाँ गुणा में है, बटे में आ जाएगा। 11 दूनी 22 हो जाएगा, और फिर 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 बटे में 2 दूनी 4, तो 1.75 आ रहा है हमारा आंसर। इसकी कैलकुलेशन में कुछ कमी है, कैलकुलेशन को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 1.75 नहीं है। तो कैलकुलेशन को मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार इसकी कैलकुलेशन देख लेता हूँ कि जब हम इसको बराबर करेंगे, हमारा जो है पाई आर स्क्वायर एच, ये तो है बेलन का आयतन,
और बराबर कर देंगे हम चबूतरे का आयतन यानी कि L गुणा B गुणा H। तो पाई का मान तो रहेगा 22/7। तो व्यास हमें क्वेश्चन में दिया है कि व्यास 7 मीटर है। अच्छा, ये 7 मीटर दिया हुआ है, ये सारी चीजें मीटर में है, सही है। 7 मीटर अगर दिया हुआ है तो मीटर में ही रहेगा। तो मैंने यहाँ तो सेंटीमीटर लिखा, इसको काट दीजिए। 7/2 इसकी त्रिज्या निकल जाएगी, ये भी सही है, सब कुछ तो ठीक है। चलिए कैलकुलेशन फिर से कर लेते हैं। r की जगह मैं कितना लिखूंगा, 7/2। तो ये रहेगा 7/2 गुणा में 7/2। और ऊंचाई कितना लिखा जाएगा, ऊंचाई लिखा जाएगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक कितना है ऊंचाई, ओ सॉरी, यहाँ पर ऊंचाई मैंने गलत देख लिया है। व्यास 7 मीटर है तो इसकी जो गहराई है वो 20 मीटर है। 20 मीटर है इसकी गहराई, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो आना चाहिए था 20। तो ये 20 मीटर की वजह से हमारे आंसर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो अब आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा और गुणा में आप यहाँ पर कितना लिखेंगे, 20, और बराबर आएगा आपका लंबाई कितनी है, लंबाई है यहाँ पर देख लीजिए 22 और 14। तो यानी कि हो जाएगा 22 गुणा में 14 गुणा में h। तो अभी क्योंकि ये 20 था तो मैंने जो है यहाँ पर गलती से पिछली बार 14 यहाँ पर लिखा हुआ था, जो कि गलत है। ऊंचाई आपको यहाँ पर 20 मीटर दिया है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप 20 मीटर लेके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट मिल जाएगा। तो अब मैं देख लेता हूँ, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया, 2 से इसको काट देते हैं, 2 दाम 20 हो जाएगा, 2 से इसको काट देते हैं, 11 मिल जाएगा। अब हमें मिलेगा 11 गुणा में ये मिलेगा 7 और फिर गुणा में मिलेगा 10, नीचे कुछ भी नहीं है। और ये है 22 गुणा 14 गुणा में h। तो जब आप h निकालने जाएंगे तो 11 गुणा में 7 गुणा में 10 और जो 22 गुणा 14 यहाँ बटे में आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपका आंसर, 7 एकम 7, 7 दूनी हो गया 14, 2 एकम 2, 2 पंचे हो जाएगा 10। तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। तो आपको मिलेगा ऊपर 5 और नीचे कितना मिलेगा आपको, नीचे हमारा सिर्फ 2 मिलेगा, बराबर आ जाएगा h के। और अब आप इसको भाग कर लेंगे, 2 दूनी 4, 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 पंचे 10। तो आपको कितना मिलेगा, 2.5। तो यही आपका ऊंचाई है 2.5 मीटर। क्योंकि सारी चीज़ें मीटर में हैं तो आप लिखेंगे मीटर में। अतः आप लिख सकते हैं चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर। ये आपको यहाँ पर करना है। तो कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। थोड़ा सा एक नंबर तो इधर उधर हो ही जाता है, मुझसे भी हो गया था। क्वेश्चन में जो है ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर खोदा गया है तो मैंने 14 लिख लिया था, इसलिए सॉरी। आप इसको 20 लेके जब कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर 20 लेके तो आपका पूरा आंसर करेक्ट आएगा, सही आएगा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको करके दिखा दिया है।